सुनिए, हम लास्ट में पढ़े थे जो, पहले थोड़ा सा 1 मिनट रिकॉल करते हैं और क्वेश्चन जो दिए थे उस पर आते हैं। क्वेश्चन को मैंने बोला था कि जिन तरीकों से आप सॉल्व करना चाहते हैं, मैंने पूछा नहीं था कहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास का, चैप्टर था रोटेशनल मोशन के अंदर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन में सबसे पहले में सेंटर ऑफ मास ही पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर में मेन सेंटर ऑफ मास इसलिए बना है क्योंकि मैंने बताया था हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना है और रोटेशनल में पहले सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास में हमने आपको बताया कि डिफरेंट सिस्टम के लिए निकाला जाएगा। डिफरेंट सिस्टम के लिए फार्मूला निकालने के लिए हमने बताया कि आपको सिंपल सा फार्मूला RCM, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, जिसका फार्मूला होगा M1R1 प्लस M2R2 ऐसो होने चलता जाएगा, अपॉन में कितना होगा M1 प्लस M2। अगर इसी का कार्टेशियन सिस्टम बनेगा तो तुम्हें XCM निकालना पड़ेगा, तुम्हें YCM निकालना पड़ेगा, और तुम्हें कार्टेशियन सिस्टम मतलब उसका X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस अगर तुमसे पूछता है तो तुम्हें तीनों निकालना पड़ेगा। तीनों कैसे निकलेगा? तो सर ये M1 X1 के कोऑर्डिनेट में, M2 किसके X2 में, अपॉन में कितना होगा M1 प्लस M2। इसी तरह YCM में आएंगे तो कितना होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2, अपॉन में कितना होगा M1 प्लस M2। ठीक है, ZCM में आएंगे तो कितना होगा M1 Z1 प्लस M2 Z2, अपॉन में कितना M1 प्लस M2। ये XCM YCM एंड ZCM आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद से मैंने आपको, सुनो थोड़ा ध्यान से, अगर नहीं भी चीज़ें बताई हैं तो दिमाग में भर लीजिएगा ये बात। हमने पढ़ा है कि अगर हमें वेलोसिटी पूछ रहा है या हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हमसे मान लो मोमेंटम पूछता है, तो मोमेंटम क्या होता है? एक्चुअल में मोमेंटम होता है P, और ये P मोमेंटम किसका होगा? मास, मतलब जो भी मास होगा। अब तुम सोच रहे हो मास किसका होगा, तो पूरा टोटल मास सिस्टम का इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी बस किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, मतलब अगर अब तुम फार्मूला ये पढ़े हो तो इसमें फार्मूले में वेलोसिटी mv होता है, बट mv में भी किसका लिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास का। अभी ये कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा आगे अभी बताते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने F लिया, फोर्स न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ है। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो नेट फोर्स क्या होता है? टोटल चेंज इन मोमेंटम, और जितना भी टोटल चेंज होता है मोमेंटम को क्या हम उसको m में लिख सकते हैं। a को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। ये भी हमारे लिए एक फार्मूला बन गया। इस पे भी कैसे क्वेश्चन बनेगा आगे बात करेंगे। मैंने आपको इसके बाद बताया कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बारे में। कॉन्टिन्यूअस अगर हमारे पास सिस्टम होगा तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तब तो ये चल जाएगा। अच्छा, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया। मैं RCM लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या सिग्मा लगा सकता हूँ, और यहाँ पे कितना लिख दिया था MI RI अपॉन सिग्मा में कितना MI। I की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक गई थी? 1 से लेके n तक। इसी तरह अभी सिग्मा हमारा किसके लिए लगता है? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में जाते हैं तो मैंने बोला कि इसी के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यही RCM निकल के आ जाएगा, और ये RCM कितना होगा? R इंटू में DM, जो भी R रहा होगा। अब R अगर X एक्सिस में जाएगा तो X हो जाएगा, Y एक्सिस में जाएगा तो Y, Z एक्सिस में जाएगा तो Z। मतलब अगर हमें XCM में जाना है तो XCM इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? अच्छा, बाहर M भी चल रहा होगा ना, बाहर M याद होगा आपको, ऐसे लिखा जाता है। एक्चुअल में पूरा ऐसे लिख लो इसको, M यहाँ ना लिख के तुम ऐसे लिखो, नीचे भी क्या चलेगा? DM, यही चलेगा। देन RCM बाहर निकल जाएगा, DM का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या M आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/m इंटू में कितना हो जाएगा? RDM। अगर हम XCM निकालना चाहते हैं तो XCM 1/m, और ये कितना हो जाएगा? XDM। YCM निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? YDM, ये M है, DM। और अगर हम ZCM निकालना चाहते हैं तो, अच्छा यहाँ पे आपने कल dx dy लिखा है ना, उसको चेंज कर लो, dx dy नहीं होगा, बताते हैं, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। डी काट दो, केवल ये होता है। मेन फार्मूला ये है, इसी के कार्टेशियन फॉर्म में ये होता है। x क्या है, y क्या है, वो अभी बात समझ में आएगी। मैंने आपको कल बताया भी था कि सपोज दैट जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक लेंथ है रॉड का, तो तुम्हें इसका अगर क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्या कॉन्टिन्यूअस मास का डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉन्टिन्यूअस मतलब मास इसका ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, पूरा मास फैला हुआ है, रॉड है। तो
तो जाहिर सी बात है अगर तुम्हें बोला जाए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो तुम कहीं पे एक पतला सा स्ट्रिप कट करोगे। अब ये पतला सा स्ट्रिप यहाँ से कितने डिस्टेंस पे कट करोगे, तो x डिस्टेंस पे। अभी मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे, और ये जो तुमने कट किया है इसका लेंथ कितना होगा dx और इसका मास कितना होगा dm। अच्छा, अब तुम ऐसे ही क्या छोटे छोटे स्ट्रिप कट करते जाओगे, छोटे छोटे स्ट्रिप कट करते जाओगे तो क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला मिलेगा भाई, हमारा फॉर्मूला होता है सर m1 r1 प्लस m2 r2। तो क्या m1 dm है और r1 यहाँ से कितने पोजीशन पे, ओरिजिन इसको माने हो तो क्या ये x1 हो जाएगा, m1 r1 हो गया प्लस m2 r2 प्लस, क्योंकि अगला फिर कहीं कटा होगा यहाँ पे, ये भी कितने का कटा होगा dm का, और लेंथ इसका भी कितना होगा dx, मगर ये कितने डिस्टेंस पे अब हो गया होगा x2। तो क्या dm x2, फिर अगला चला होगा dm x3, फिर dm x4। अब पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, क्या टोटल लेंथ l तक जाएगा क्या। तो यही x जो तुम्हारा है, ध्यान से देखो, यही x तुम्हारा क्या धीरे 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 बढ़ते 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 जीरो से लेके कहाँ तक चल रहा है l तक, तभी तो पूरा रॉड कवर होगा। मतलब तुम एक बार इस dm को एकदम जीरो पे काटे होगे, जीरो से बढ़ाते 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 कहाँ तक लेके गए होगे l तक। तो क्या हम इसी चीज़ को, अच्छा नीचे क्या होगा dm प्लस dm, यही होगा। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या इसके लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन में x1 x2 x3 सर ऐसे नहीं होगा, हम केवल एक ही लेंगे, कितना x, तो क्या x dm लिखा जाएगा, और इस x को कहाँ से चलाना है जीरो से लेके, तो क्या इंटीग्रेट कर देंगे, समझ रहे हो, क्या इसमें सब आ जाएगा क्या। अरे यही x इंटीग्रेट होगा ना, x ही तो वेरी कर रहा है, तो x वेरी कर रहा है तो जीरो से स्टार्ट हुआ है और कितने डिस्टेंस तक चलेगा l तक। तो समझ गए हो ना क्यों x dm लिखा गया है, ये x ही वेरिएबल है। हाँ हाँ नहीं, dx हटाएंगे, अभी dm को रिप्लेस किया जाएगा, dx नहीं होता है, dx तो तुमने ये लेंथ लिया है, और जब तुम dm निकालोगे तब उसमें फिर dx आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी बताते हैं। हाँ हाँ, तो स्ट्रिप ही कट कर रहे हैं भाई, सुनो कल बताए थे हम आपको, वही चीज़ बता रहा हूँ। होगा होगा बताते हैं, सुनो अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसी पे, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बताओ एक रॉड L है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, L/2 पे आएगा, क्लियर है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, L/2 पे आ जाएगा तो आंसर सही है हमारा, यही ना। आपको पता है रॉड अगर इसका कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका सेंटर मास क्या आधे डिस्टेंस पे आएगा, इधर से भी L/2 और इधर से भी L/2। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं एक बार, देखते हैं। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा स्ट्रिप कहीं पे कट करता हूँ, पतला सा, इस स्ट्रिप का लेंथ मैं कितना ले लेता हूँ, इसका लेंथ dx, छोटा सा लेंथ है, और ये कॉन्टिन्यूअस सेम रहेगा हर जगह, जहाँ आप काटोगे उसका लेंथ dx ही रहेगा। मगर ये ओरिजिन यहाँ अगर माने हो तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे काटे होगे ना, तो कितना डिस्टेंस आगे जाके तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या x डिस्टेंस मान लें हमें जाके दिख रहा है, समझ गए। अच्छा, ये छोटा सा है तो इसका मास कितना रहा होगा, dm रहा होगा। ठीक है सर, अब बताइए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। हमने बोला फॉर्मूला होता है यही जो हमने अभी लिखा है, 1/m r dm। r मतलब किस कार्टेशियन में हम चल रहे हैं, तो क्या x एक्सिस में चल रहे हैं, तो क्या ये वाला कार्टेशियन यूज़ करेंगे, मतलब हमें बस केवल क्या निकालना है, एक्सीएम। तो एक्सीएम होगा सर, छोड़िए ये नीचे m वाला जो है ना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आप डायरेक्ट मत लिखिए, आप पहले सॉल्व करना सीखिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सुनिए, आप सबसे पहले लिखेंगे कितने डिस्टेंस पे गए हैं x, और कितना इसका मास है dm। कहाँ से स्टार्ट किए हैं, ये स्ट्रिप कहाँ से काटेंगे, जीरो से, और कहाँ तक ऐसे स्ट्रिप काटते हुए चले जाएंगे, L तक चले जाएंगे, अपॉन ये तो हो गया ऊपर वाला ये सब, और नीचे वाला क्या dm 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 है, तो ये भी तो कॉन्टिन्यूअस dm 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 आ रहा है, तो क्या इसी dm का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो भी जीरो से लेके कहाँ तक होगा, L तक। तो जीरो से L तक अगर तुम dm dm जोड़ोगे तो क्या इसका टोटल मास ही तो आएगा,
जो कि कितना होगा m। तो क्या हम इसको डायरेक्ट 1/m ऐसे निकाल सकते हैं बाहर? समझ रहे हो इतनी बात? मतलब हम इस dm को ऐसे लिख तो रहे हैं मगर एक्चुअल में फॉर्मूले में ऐसे दिया है तो ऐसे लिख दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ वेरिएबल कौन है? क्या x वेरी करेगा? अरे यही x तो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक बढ़ता हुआ जाएगा? x1, x2, x3, x4, x5 l तक जाएगा। मतलब क्या वेरिएबल x है और वेरिएबल है तो इसका मतलब यहाँ पे सर dx आना चाहिए था, तब तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन x का dm के साथ कैसे करेंगे? ये dm अलग डेरिवेटिव्स है और x के साथ डेरिवेटिव dx आना चाहिए था। तो क्या हम dm को रिप्लेस करेंगे? तो सर इसके लिए हमें एक नॉलेज होना चाहिए जिसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। यही चीज़ पहले हम आपको इसीलिए नहीं कह रहे थे कि अभी कॉन्टिन्यूअस पे आइए, बट अब आप पूछ दिए हैं तो अब आइए कॉन्टिन्यूअस ही पढ़ लेंगे। बीच में जो अभी इस पे क्वेश्चन करना है करेंगे, एक ही साथ सब अब करेंगे। लीनियर मास डेंसिटी सर ये क्या होता है? सुनिए, हमारे पास 3 तरह के मास होते हैं। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी जिसको लैम्डा कहा जाता है। लैम्डा मतलब नाम से ही पता चल रहा है लाइन पे मास फैला होगा। क्या रॉड के लेंथ पे मास होता है? एक वायर दूंगा तो वायर पे मास कहाँ होगा? लेंथ पे। जैसे मान लो उससे मैं रिंग बना दूं तो क्या मास बीच में भी भरा होगा? नहीं, क्या लेंथ पे ही होगा ना, उसके सरकमफियरेंस पे ही होगा। मतलब किसी भी रॉड का जो लेंथ के फॉर्म में दिखाई दे रहा है उस पे मास कहाँ बैठा है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, अब मान लीजिए हमने पेपर ले लिया, आपके कॉपी को ही ले लिया, तो कॉपी पे मास कहाँ है? क्या पूरे उसके एरिया पे है, सरफेस पे है? मान लो मैंने एक डिस्क ले लिया, एक प्लेट ले लिया, एक थाली ले लिया, तो उस पर मास कहाँ फैला है? बस साइड साइड में? नहीं, पूरा मास फैला हुआ है। तो ऐसे केस में हमारे पास कैसा आएगा? सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। पढ़े हो आप, थोड़ा बहुत बस रिकॉल कराना है। इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। अच्छा, अगर यही फिगर 3D में चला जाता है तो किससे डिनोट होता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। जैसे 3D का मतलब समझ गए होगे। जैसे मान लो क्यूब हो गया, क्या इसको रो से डिनोट किया जाता है? यही 3 तरह की मास डेंसिटी होती है। सर इसका मतलब क्या होता है? अब ये समझ गए हो कि मास जहाँ जहाँ फैला है वहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब लैम्डा होता है सर, अब मास डेंसिटी है मतलब मास पर यूनिट लेंथ, कि सर इसके एक यूनिट लेंथ में कितना मास फैला है वही क्या कहलाएगा? लैम्डा। और सरफेस मास डेंसिटी सर सिग्मा क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। भाई इस लेमिना में, इस डिस्क पे इसके एक यूनिट एरिया में कितना मास फैला है, या उसको मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा बोल देंगे। इसी तरह अगर क्यूब है तो क्यूब में अगर सॉलिड क्यूब है या सॉलिड स्फीयर है तो क्या उसके अंदर भी मास होगा, उसके वॉल्यूम में भी मास होगा, तो क्या उसको वॉल्यूम मास डेंसिटी कहेंगे। तो क्या इसको हम सिग्मा रो से डिनोट करेंगे। देन रो इज इक्वल टू क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इन तीनों की यूनिट बता सकते हैं आप? हाँ सर, इसकी यूनिट कितनी होगी बोलिए? केजी पर, इसकी ये m मास है, बस ध्यान देना, केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट केजी पर मीटर की। ठीक है, यूनिट याद रखना है। यूनिट कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है बट याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए इसका मतलब तो समझे हो ना, लेम्डा क्या है? लेम्डा का मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना मास है। जैसे इसका लेंथ अगर मैं बोलूँ 100 यूनिट है तो क्या तुम इसका लेम्डा निकाले होगे? मैं पूछूँ बताओ इसका टोटल मास कितना है, तो तुम्हें लेम्डा अगर मैं बता दूँ तो तुम बता दोगे। मान लो मैंने बोला लेम्डा बोल दिया 2, तो क्या तुम 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे? तो क्या देखो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या m टोटल मास पता चल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इसके एक यूनिट में कितना मास है वही कहलाएगा लेम्डा। एक यूनिट में कितना, एक यूनिट किस चीज़ में? एरिया में। एक यूनिट एरिया में कितना मास है, क्या वही सिग्मा कहलाएगा। और एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो क्या कहलाएगा? रो। ये तीनों हमारे पास होते हैं। अब बताओ, सुनो थोड़ा ध्यान से।
तो इसका मतलब सर इसके एक यूनिट के लिए हमें लेमडा, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और एक यूनिट के लिए लेमडा निकालना पड़ेगा। तो सर लेमडा क्या होता है, पूरे रॉड के लिए निकालना है, तो पूरे रॉड का मास कितना है और टोटल लेंथ कितना है L। क्या एक इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अच्छा सर ये जो छोटा सा तुमने DM काटा है इसका भी तो लेमडा होगा, क्योंकि ये तो पूरे रॉड का लेमडा है और ये इसी से कटा हुआ है, किससे, हमारे ही रॉड से कटा हुआ है। तो इसके लेमडा को अब कैसे लिखेंगे, क्या इसका छोटा सा मास अपॉन छोटा सा लेंथ हो गया। अब बताओ DM की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू, मिल गई। अब ये वैल्यू उठा के क्या इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, देन XCM इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन, x को तो ऐसे छोड़ दें और DM की जगह पे क्या रख देंगे, लेमडा dx। थोड़ा ध्यान से बस सोचो, क्या लेमडा कांस्टेंट रहेगा पूरे रॉड के लिए, क्योंकि वो तो m बाई कितना है L, तो क्या बाहर आ जाएगा, तो लेमडा को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, ओनली इंटीग्रेशन 0 से लेके, अब बताओ इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अब dx डेरिवेटिव आ गया जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि x का डेरिवेशन तभी हो सकता है जब उसके साथ dx लगा हो। ठीक है, तो क्या हम इसको डेरिवेशन में लाएंगे तो क्या x²/2 होगा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2, देन XCM इज इक्वल टू लेमडा बाई m और ब्रैकेट में आएगा x²/2, लिमिट 0 से लेके L तक, देन लेमडा बाई m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा सर लेमडा की वैल्यू कितनी है सर, m अपॉन, और देखो m अपॉन L तो केवल लेमडा का हुआ, नीचे क्या m चल रहा है तो m भी रख देंगे, और ब्रैकेट में क्या बचा, केवल L², क्या m से m कट गया, L से L कट गया, आंसर कितना आया, समझ गए हो, L/2 ही आ रहा है, वही आंसर है। बस अब यही पार्ट तुम्हें कॉन्टिन्यूस में लेके चलेगा, 1/m XDM, 1/m YDM, 1/m ZDM। अगर 2D फिगर है तो तुम्हें सिग्मा के पास जाना पड़ेगा, 3D फिगर है तो तुम्हें रो के पास जाना पड़ेगा। 1D फिगर था, केवल x एक्सिस में चल रहा था तो लेमडा से काम चल जाएगा, लीनियर में रहेगा। क्लियर है। अभी डायरेक्ट हम चले गए कॉन्टिन्यूस पे, अभी तो मुझे इसी पे बहुत सारे बात करने थे, बट ठीक है आपने पूछ दिया है तो नोट कर लीजिए। अभी हम कॉन्टिन्यूस पे गए हैं, मगर हमने अभी क्वेश्चन बस एक ही कराया, अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूस पे। और डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है कि रॉड का कितना होता है, यहाँ से, बीच से, इधर से, उधर से, चारों तरफ से, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। और तभी फॉर्मूला हम इसलिए नहीं केवल डायरेक्ट याद करा रहे हैं ना, क्योंकि देखो नीट में तो ठीक है, जेई के केस में क्या होता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो रॉड ही लेगा, 2 रॉड ले लेगा। अब इसी को मान लो मैं नीचे को और रॉड जोड़ दूँ और टी शेप बना दूँ, टी शेप समझ रहे हो, मतलब इसी के नीचे को और रॉड जोड़ दूँ ऐसे, तो क्या टी शेप बन सकता है। अब तुम जब इसका अप्रोच समझे रहोगे तभी तो उसका भी अप्रोच लगा पाओगे। तो यही मेन मुद्दा है कि आपको डेरिवेशन बस इसीलिए करा रहा हूँ कि आप पहले अप्रोच समझ जाओ, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो इतनी बातें तो पढ़ लिए थे, अब हमें क्या पढ़ना था आगे, एक चीज़ जाननी थी, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन दिए थे, पहले उस पर बात करेंगे। हटा दें इधर का, ये सब तो नोट हो ही गया था कल ही। हाँ अब कर लो, क्योंकि रॉड का फिर बार बार तो हम बताएंगे नहीं, कॉन्टिन्यूस जब चलेंगे ना, अभी कॉन्टिन्यूस को साइड ही में कहीं नोट करना रॉड वाला, या नोट कर रहे हो तो कहीं लिख के बॉक्स में बंद कर लेना, क्योंकि वो भी हमें आगे पढ़ना था। अब पूछे हो तो बताएं बस। सुनिए, थोड़ा मुद्दा ये है कि मान लीजिए ये मास m1 है और ये मास कितना है, m2 है। मैंने आपको कल बताया था ये बात। यहाँ से अगर मान लो मुझे इसको ओरिजिन पे रखे हैं, तो सेंटर ऑफ मास इधर से कितने डिस्टेंस पे होगा,
अगर इनके बीच का डिस्टेंस L है तो कोई बताएगा? इधर से मतलब M1 को ओरिजिन पे रखा गया है, तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L है, तो L/2 पे होगा। तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? आपने फॉर्मूला लगाया सर M1 R1, अभी x एक्सिस में है ना, तो ठीक है x1 x2 ले लेना, x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस, यही रखा ना। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से सुनो, बस मैं निकाल के आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 की वैल्यू M1 है सर, और x1 क्या ये ओरिजिन पे यही है? क्या x1 जीरो हो गया? हो गया ना, तो बचा क्या केवल M2। अरे इसका तो कोऑर्डिनेट रहा होगा ना, समझ रहे हो भाई मेरे? ये ओरिजिन पे है तो इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और ये कहीं पे x में आगे चला है तो सर इसका x एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट रहेगा ना, मगर y एक्सिस का ही तो 0 होगा। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या x2 मान लें, क्योंकि x1 तो 0 हो गया तो x2 तो रहेगा, अपॉन में M1 प्लस। अब जब सॉल्व किया तो क्या आया, देखो ध्यान से, M1 0 हो गया तो बचा क्या केवल M2 अपॉन। अब यही बात आपको बतानी थी, ये बात ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास जहाँ से तुम्हें लेना है, केवल टू सिस्टम के लिए, मतलब 2 पार्टिकल्स के अगर सिस्टम होगा तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास जहाँ से लेना है उस वाले को 0 कर दो, और इस वाले का M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं इधर से पूछ देता, हटा दो कोऑर्डिनेट, यही क्वेश्चन मैं पूछ देता इधर से बताओ कितने पे होता, क्या अब इसको 0 लेना होता? तो क्या XCM अब होता M1 x1 अपॉन M1 प्लस M2। समझ गए हो ये बात? बस यही फॉर्मूला है। अगर हमें ये समझो, जैसे मान लो हमने ऐसे दे दिया यहाँ पे M1 और M2, तो क्या ये y एक्सिस में अब हो गया? मैंने इधर से पूछा तो इसको 0 कर दो, तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा? M1 x1 अब y1 अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M2, नीचे टोटल मास, क्या ये YCM होगा? इसी तरह YCM अगर मैं ऊपर से नीचे पूछ देता हूँ तो क्या ये 0 हो जाएगा? तो क्या बचेगा? M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ गए हो ना इतनी बात? क्लियर है? 2 पॉइंट्स या 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें जल्दी से अप्रोच लगाना है। हम एक को 0 करेंगे, निकालेंगे, बस अब एकदम फटाक से निकल जाएगा। जैसे अब मान लो मैंने फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ पे रख दिया 2 kg का मास, यहाँ पे रख दिया हमने 8 kg का मास। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 8 kg से इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया मैंने आपको 7 मीटर, चलो 6 मीटर दे देता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 8 kg से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा? तो भाई हल्का देखो, इधर भारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर मास इसी के पास होगा। तो कैसे निकालेंगे? 8 kg से पूछा हूँ तो क्या इसका 0 मानना पड़ेगा? तो सर 2 इंटू में 8 kg से कितने डिस्टेंस पे है, तो क्या 6 हो जाएगा, अपॉन 8 और 2 तो क्या 12 अपॉन 10, मतलब क्या 1.2 मीटर होगा? क्या 1.2 मीटर किधर से आया? 8 kg से आया। अच्छा सर अगर हमसे कोई पूछ देता 2 kg से बताओ, तो 2 kg से अगर पूछता तो क्या हम किसको 0 मानते? 2 को, तो ऊपर कितना आ जाता? क्या 8 होता, इंटू में 6 अपॉन में, तो क्या ये 4.8 हो जाता? काटो मत, अभी ऐसे लिख दो 48/10, क्या 4.8 हो जाता? अब इधर से 4.8 पे, अरे इधर से जाहिर सी बात है इतने दूरी पे जाएगा, और यहाँ पे कितने पे होता? 1.2, और इधर से 4.8, क्या 6 आ जाएगा? समझ गए इतनी बात? मतलब ये ऊपर वाला देखो 6 सेम चल रहा है,
तो क्या ये y1 लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, m1 y, m2 y, m2 x, m1, अरे यही x है मेरे भाई 6, यहाँ भी आया, इधर से चले तो और इधर से भी चले तो यही क्या आया 6 आया। समझे हो इतनी बात? मतलब m1 x अपॉन m1 प्लस m2। अगर इधर से निकालना था तो इधर से निकालना है, तो इसको देखो 0 माना गया है तो ये वाला आया है, इसको 0 माना गया तो ये वाला आ गया। ठीक है, बस यही कहानी आपको लेके चलनी है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट पे आइए। क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम में चलेंगे अभी हम। अभी बस हम बेसिक कॉन्सेप्ट बेस बना लीजिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन लैंग्वेज के टर्म्स में आएंगे। सुनिए, एक चीज़ और समझिए, यहाँ मास है m1, इसका भी यूज़ है। अब जब इसका यूज करोगे ना, जब मासेस मूव होंगे तब सेंटर ऑफ मास निकालने में, इस टर्म का और इस फॉर्मूले का, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या समझना है समझिए। मान लीजिए हमारे पास m1 मास है और यहाँ पे m2 मास है। मैंने बोला इधर से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, इधर से अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कुछ भी मान लो भाई, अपने मन से मान लो, चलो l मान लेते हैं, तो बताओ इधर से डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या लिखोगे, m1 l, अरे m1 0 हो जाएगा, इधर से पूछ रहे हो तो सर m1 क्या हो जाएगा, तो m2 l अपॉन m1 प्लस हो जाएगा। अच्छा सर, इधर से सेंटर ऑफ मास अगर आप पूछेंगे तो कितना होगा, m1 l अपॉन m1 प्लस, अच्छा इधर से सर इस सेंटर ऑफ मास को क्या मैं r1 मान लूँ, और इधर से सेंटर ऑफ मास को क्या मान लूँ। ये बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास कहीं मिला होगा, तो कहीं मिला होगा तो m1 से कितने डिस्टेंस पे मिला होगा, जिस r1, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है। और सर इधर से कितने डिस्टेंस पे मिला होगा, r2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, क्या ये आई है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि m1 r1 m2 r2 के क्या रहा होगा, इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए बस समझिए, m1 रख दिया, r1 की वैल्यू कितनी है, m2 l अपॉन m1 प्लस इज इक्वल टू, m2 ऐसे छोड़ दो, और r2 की वैल्यू कितनी है, m1 l अपॉन m1 प्लस, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है क्या, सेम है भाई, m1 m2l अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2l अपॉन m1 प्लस, तो इसका मतलब क्या, m1 r1 इज इक्वल टू, समझ गए इतनी बात। मतलब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ, ये r1 r2 डिस्टेंस समझना, r1 r2 इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास के, कहाँ से, फ्रॉम अ फर्स्ट मास, फ्रॉम अ सेकेंड मास। सेकेंड मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2, और फर्स्ट मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है। ठीक है, मैंने टोटल लेंथ को क्या लिया है, l लिया है, तो ये फॉर्मूले में l आ रहा है। ये बस तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो मैंने तो डायरेक्ट लिख देना था कि इधर से अगर r1 है इधर से r2 है, तो मैं कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, आप ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। ठीक है, अच्छा सर इससे क्या चेंजेस होगा, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनेगा, पहले कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो उसके बाद। अब क्वेश्चन जो तुम्हें कल दिए थे, या जो भी परसों आपने क्वेश्चन लिया था, क्या था क्वेश्चन समझिए। कोई भी क्वेश्चन हो भाई, अब कल का हो, परसों का हो, या आपको आज ही मैं देता हूँ कोई क्वेश्चन, अब तुम्हें मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ तो तुम कई सारे अप्रोच से कर सकते हो। मैंने बोला ना कि आपका आंसर चेंज हो सकता है, बट क्यों, क्योंकि आपने रेफरेंस कहीं से ले सकता, वो तो उसके लिए तुम फ्री हो ना, वो आपकी चॉइस है। आप ओरिजिन इसको मानो, इसको मानो, इससे मानोगे तो आंसर ये आएगा, इससे मान रहे हो आंसर ये आ रहा है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है,
तो आप जिससे लेना है ले लीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल ले चलते हैं, स्क्वायर ले चलते हैं, फिर कहाँ ले चलते हैं आपको हेक्सागोनल। चलिए आप जहाँ जहाँ जिस जिस टर्म में चलना है चलिए, आइए पहले एक एक करके करते हैं वहाँ। ठीक है, मासेस ले लेते हैं, ये एम 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 है। चलिए एम एम एक की कहीं पे बढ़ा घटा भी सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर जगह एम ही हो। चलो ये ऊपर 2m कर दिया, एम एम कर दिया यहाँ। मैंने आपसे पूछ दिया बताइए सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, तो आप तो पहले ये ट्रायंगल पे मासेस रखे गए हैं, बस ये साइड दे दिया मैंने इसका ए। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल। अच्छा अब बस कॉन्सेप्ट समझो, ये नोट कर लिए हो ये सब, थोड़ा जल्दी कर लो, जब मैं बोलूँ तो बात सुनो। मैं पूछ के ही मिटाऊंगा, ऐसे नहीं मिटाऊंगा। आप बोलोगे नहीं हुआ है, मैं नहीं मिटाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप पहले जब बोल रहा हूँ तो बात सुना करो। इसमें मास अगर m है, छोड़ दो अभी 2m, अभी 2m पे करेंगे सॉल्व, बट अभी मान लो m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, ठीक। तो तीनों वर्टिसेस पे मासेस सेम रखे गए हैं। मान लो किसी बंदे ने एकदम बीच में सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया, मतलब ओरिजिन माना है एकदम बीच में, तो इस मास से कितने डिस्टेंस पे होगा, a/2। इस वाले मास से -a/2। ध्यान से सुनो, वही कहना चाह रहा था। इधर देखो जाएंगे तो -a/2 और इधर जाएंगे तो प्लस है ना। ओरिजिन के इधर जाने पे x प्लस होता है और इधर जाने पे -x होता है, यही होता है ना। तो ये +a/2 और ये -a/2, क्लियर। अच्छा ये तो तय हो गया कि इधर, अब बस ऊपर वाला भूल जाओ, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच में ही तो लाई करेगा, मतलब इधर से भी a/2 इधर से भी a/2, मतलब यहाँ मान लिया। तो ये तो तुम ओरिजिन पे ही कर दिए, तो x एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास तो 0 हो गया ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहीं से तुम्हारी ओरिजिन पास कर रही है और यहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई कर गया, तो x एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास एक्सियम की वैल्यू कितनी हो गई, तो ओनली क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से देखो बस यही नहीं है, क्या यहाँ भी मास बैठा है, तो जाहिर सी बात है क्या नीचे होता तब ना इन दोनों का बैलेंस यहाँ होता। अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या सब मास शिफ्ट करते हुए ऊपर जाएगा, तो ऊपर कितने डिस्टेंस पे जाएगा, इसका मतलब क्या मुझे केवल YCM निकालना है, क्या समझ रहे हो। अब केवल यहाँ 2m भी होता तो भी केवल क्या YCM ही निकालना पड़ता, यहाँ 3m होता तो भी हमें क्या निकालना पड़ता, YCM, क्योंकि x एक्सिस पे तो मासेस क्या हैं, सेम है। बट अगर x एक्सिस के मास डिफरेंट होते तो क्या ओरिजिन पे अब रहता x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास, नहीं। अगर यहाँ 2m कर देते तो क्या सेंटर मास इसकी तरफ खसकता, क्या ओरिजिन से कितना खसका, क्या अब एक्सियम भी निकालना पड़ता, समझ रहे हो। बस यही कॉन्सेप्ट समझ लो। तो यहाँ से हमें अभी इस फिगर के लिए, अब कुछ भी हो यहाँ m 2m कुछ भी हो वो निकाल लेंगे हम, बट बताओ क्या हमें एक्सियम निकालना पड़ेगा इस फिगर के लिए, नहीं सर, हमें क्या निकालना पड़ेगा, YCM। और ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट क्या इसकी बीच की पॉइंट होगी, सेंट्रॉइड होगी, और ये तो निकालने आपको आता होगा। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ से कितने डिस्टेंस ऊपर चले हो यही तो निकालना है, क्या इस डिस्टेंस को y मान लें, अरे YCM है ना, यही तो निकालना है। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, यही तो कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सर पॉइंट कैसे निकलता है, अब इसमें या थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होना चाहिए। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, याद होगा आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये 2:1 9th क्लास में एक थ्योरम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि जो ये इसका मीडियन होता है वो रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या तुम्हें इस टोटल लेंथ अगर पता लगा लोगे तो क्या इतना लेंथ और इतना लेंथ नहीं पता लगा लो, क्योंकि रेशियो बता दिया हूँ 2:1, तो टोटल लेंथ अगर पता लगा लोगे क्या ये रेशियो नहीं बता दोगे।
तो सर ये टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? अरे भाई मेरे ये ए बाई क्या है और ये क्या है, तो क्या इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो क्या ये पूरा पता चल जाएगा? और पूरा पता चल जाएगा तो इतना इतना कुछ भी ऊपर से बताना है कि नीचे से बताना है, बता नहीं दोगे। या तो ऐसे कर लो, ऐसे भी आ जाएगा, और या तो अब फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूले के लिए तो वही m1 d1 m2 d2 यही लेना पड़ेगा, m1 r1 m2 r2 जो भी आप फॉर्मूला बनाए हो। तो आप तो फॉर्मूले से करोगे भाई, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स के इसमें हो नहीं, मगर मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, आप उससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। चलिए हम आपको उसी से लेके चलते हैं जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। वाई सी एम इज इक्वल टू क्या होगा सर? m1 y1 m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा सर, x एक्सिस वाला तो जीरो हो गया, y एक्सिस का ही चल रहे हैं, तो सर इसमें m1 y1 m2 y2 क्या होगा? क्या कोई मास नीचे है? m और m इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर गया, तो कैसे निकलेगा? इसका मतलब ध्यान से देखो, इस यहाँ पे कोई इनका और इनका मास सेंटर ऑफ मास लाई किया है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास लाई करने का मतलब इसका और इसका दोनों, एक m1 हो गया तो दूसरा यहाँ पे भी तो कोई मास आया है। किसका मास आया है? m और m का। तो क्या यहाँ मास नहीं रहेगा? अरे भाई ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, m और m, इन दोनों का मास तुम यहीं पे तो मान लिए हो, तो इन दोनों का मास यहाँ पे कंसंट्रेट कर गया, तो टोटल मास इसके लिए तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो क्या सेंटर ऑफ मास तभी तो ऐसे इस पे बीच में लाई कर रहा है, नहीं तो पूरा शिफ्ट होके ऊपर नहीं चला जाता। तो यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मास है। अब सर यहाँ पे कितना मास है? तो 2m हो गया ना। अरे m और m टोटल कितने हैं? 2m। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2m, और ऊपर कितना हो गया? m। और क्या हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है? हाँ सर, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ये a और a/2, तो क्या मैं ऐसे लिखूँगा? देखो थोड़ा ध्यान से, a/2, तो a ये हाइपोटेनस है, तो a² माइनस a²/4, तो क्या यहाँ से हमें ये पूरा y आ जाएगा? देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, 3a²/4। देन y इज इक्वल टू कितना हो गया? √3a/2। क्या y की वैल्यू मिल गई? अब y की वैल्यू मिल गई तो y यहाँ से कितने डिस्टेंस ऊपर है? √3a/2। तो क्या ये हमारा √3a/2 है, और ये कितने पे है? 0 कोऑर्डिनेट। अरे यही तो ओरिजिन था, तो ओरिजिन है तो y में क्या ये ऊपर चला है? नहीं, तो y के लिए तो ये 0 हो गया, और ये y में कितना ऊपर गया है? √3a/2। अब क्या m 2m के दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो m1 2m, y1 0 हो गया, तो रखो 2m y1 0 प्लस m2 कितना? m, और y2 कितना? √3a/2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2m और m कितना हो जाएगा? क्या ये तो 0 हो गया, तो कितना m से m कट गया, तो √3a/2 इंटू में होगा। क्या इसको √3 लिख सकते हो? केवल 3 आया था ना, तो 3 को √3 से √3 कट गया, देन a अपॉन क्या 2√3 होगा। क्या समझ रहे हो? और ये किस एक्सिस में है? y एक्सिस, मतलब YCM है। तो यहाँ से कितना ऊपर जाना पड़ा है हमें? यहाँ से जाना पड़ा है, ये बात ध्यान देना, यहाँ से कितना ऊपर जाना पड़ा है? तो a अपॉन 2√3। क्या ऊपर से भी ये बता दोगे? सर ऊपर से कैसे बताएंगे? क्योंकि इतने टोटल का लेंथ क्या ये है, तो इसमें से क्या इसको माइनस कर देंगे, क्या ये वाला डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से भी बता सकते हैं, नीचे से भी बता सकते हैं। अब मैंने यही बोला, देखो ये हमारी चॉइस थी कि मैंने ओरिजिन बीच में माना है, तुम्हारा चॉइस हो सकता है तुम यहाँ मान लो,
यहाँ मान लोगे तो क्या तुम्हारे लिए सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में भी आएगा? आएगा ना, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस का नहीं है। अब फाइनली जैसे मान लो एक्सीएम 0 हो गया और वाईसीएम कितना आया है, a/2√3। तो मेरा फाइनल आंसर पता है मैं कैसे लिखूंगा? RCM इज इक्वल टू 0, a/2√3। क्या दोनों कार्टेशियन लिखना पड़ेगा ना? समझ रहे हो? तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। बट मान लो तुमने अगर यहाँ पे ओरिजिन माना होता तो क्या तुम्हें एक्सीएम भी निकालना पड़ता और वाईसीएम, दोनों आंसर में आता, मतलब एक्सीएम भी आता और वाईसीएम भी आता। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स है भाई, मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ठीक है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आप खुद समझने लगोगे। कुछ भी आ रहा है, जितना परसेंट आ रहा है समझो। मैं मान रहा हूँ कि एक ही बार में नहीं आएगा, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा प्रॉब्लम होगी, पढ़े हो तो थोड़ा बहुत इधर का तो हो गया होगा ये सब। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं स्क्वायर की तरफ। अब इस ट्रेंगल में देखो, अब कहोगे तो मैं एक साइड से भी निकाल के दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। और मैथ्स वाले जो मैंने बोला था उससे भी निकाल सकते हैं, 2:1 से, मतलब उसका जो रेशियो होता है उससे भी निकाल सकते हैं। आप जैसे मन करे निकाल लीजिए आपको, इसीलिए मैंने बोला था घर पे प्रैक्टिस करना सारे साइड के अलोंग। चलो अगर एक स्क्वायर ले लें, स्क्वायर में मासेस रख लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी अपने मन से रख लो। अभी बताओ कितना आसान हो गया ना। कितनी एक्सिस है इसमें? सेंटर ऑफ मास निकालना है। सुनो, दिमाग में आ गया मेरे, देखो क्या, कितने भी साइड ले लो, यहाँ पे हमारे पास 4 साइड अभी दिख रहे हैं, बट ये सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो एक डंबल है और एक डंबल में इधर वाला वेट भारी है, इसका डबल है, दिख रहा है ना, इधर m है और इधर कितना है, तो क्या सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा? तो इस लाइन में बस ऐसे देखना, इस लाइन में क्या सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट करा दें? ठीक है। अब ऊपर वाले में आओ, ऊपर वाले में, ऊपर वाले डंबल में क्या इधर शिफ्ट कर गया? हो गया। अभी इफेक्ट एक ही में इसको कंबाइन किया जाएगा, अभी अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग डंबल लेके। अब इस वाई एक्सिस के डंबल के हिसाब से आओ, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या नीचे आएगा और इसमें क्या थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो क्या बैलेंस नहीं हो जाएगा? क्या वाई एक्सिस का ये ऊपर गया और ये नीचे आया, तो जितना ये ऊपर जाएगा क्या उतना ये नीचे आएगा? तो क्या ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे अपने आप में? अरे ऊपर यहाँ 2m है और यहाँ 2m है और यहाँ m है और यहाँ m है, तो क्या ये आपस में ऐसे ऐसे करते करते एक समय क्या बैलेंस नहीं हो जाएंगे? मतलब क्या ये एकदम लाइन पे लाइन हो जाएंगे क्या? जो ये नीचे आया था ये चल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ। इसी तरह अब इसमें अगर देखें तो क्या ये भी बीच में अलाइन हो जाएगा? जो इतना इधर बढ़ा था ये भी उठ के इस पे आ जाएगा और जो इतना इधर निकला था ये भी उठ के इधर आ जाएगा। मतलब क्या सेंटर ऑफ मास एकदम कहाँ चला जाएगा? बीच में। और ये बीच में क्या है? ओरिजिन ही तो माने हो तुम, तो सेंटर ऑफ मास के एकदम बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब क्या 0,0 हो गया क्या? अगर तुमने ओरिजिन यही मान लिया तो क्या 0,0 हो गया क्या? बट अगर कोई बंदा ओरिजिन यहाँ मानता तो क्या उसका 0,0 आता? नहीं। अब वही तुम्हें सीखना, ये तो समझ गए 0,0 कैसे आया। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं भाई मैंने ओरिजिन बीच में नहीं माना है, मैंने ओरिजिन यहाँ माना है, ये सब ए है, मैंने ओरिजिन यहाँ माना है, अब बताइए सेंटर ऑफ मास कितना होगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? अब सुनो, अब इस ऐसे निकालने के लिए क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे? सर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा? 0, नहीं, x में भी चला है और y में। इसका कोऑर्डिनेट x में चला नहीं है, y में कितना चला है? a चला है, लिख दिया। इसको m1, m2, m3, m4, 4 ही तो है, निकाल लें। तो पहले x एक्सिस का निकालेंगे ना। अरे पहले फॉर्मूला में देखो कि
2 एक्सिस है ना, एक्स और वाई, तो क्या एक्सीएम और वाईसीएम निकालना पड़ेगा ना। तो पहले एक्सीएम, एक्सीएम में आएंगे तो एक्सीएम बोलो m1 m 0 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अपॉन टोटल मास 2 1 3 1 4 2, अरे 2 2 4 2 6 हो गया ना। तो क्या ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 2 m में और m में क्या अपॉन m से m, क्या a बाई, मतलब x एक्सिस में कितना आगे चलना पड़ा, a बाई 2 हो गया। अच्छा अभी यहीं पे आएगा सेंटर ऑफ मास, तो x एक्सिस में तो चल गए इतना, अब किसका निकालेंगे, y एक्सिस। y एक्सिस में आओ फिर, m1 y1 m2 y2 m3 y3 ये है, प्लस m4 y4 अपॉन 6m, क्या ये भी 0, ये भी 0। 2m में कितना आया, 3m में अपॉन m से m 3 से, तो क्या a बाई, मतलब इतना a बाई 2 यहाँ होगा, और y एक्सिस में a बाई 2 क्या इसका आधा होगा, मतलब क्या सेंटर ऑफ मास यहीं तो लाई कर रहा है। समझ रहे हो, ओरिजिन माने थे तब तो 0,0 पे आ गया था, अब यहाँ से माने तो कितना आया, मतलब आरसीएम आया सर a बाई 2 कॉमा a बाई 2, एक्स एक्सिस और y एक्सिस। क्लियर है इतनी बात, ऐसे निकलेगा। अब ये तो आप कॉन्सेप्ट लगा के जैसे करना है कर सकते हो। इधर हो गया है ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे भी। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए हम, चलिए रेक्टेंगल ले लेते हैं, अभी तो स्क्वायर था। रेक्टेंगल में एक L ले लेते हैं और एक A ले लेते हैं, मास M ले लेते हैं, 2m ले लेते हैं, 2m इधर भी ले लेते हैं, इधर m ले लेते हैं। बताइए जल्दी से सब लोग बताइए आंसर कितना हो। ओरिजिन दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थोड़ा इस फिगर में सबकी साइड A है, सेंटर ऑफ मास निकालना है दोनों का। कर लेंगे ना, करिए। पहले का आया, एकदम फास्ट बनिए, धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको जाननी। मेन तो प्रैक्टिस आप करते रहो, और दूसरा चीज़ टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। टाइम बहुत थोड़ा फास्ट में रखना है, और वो तभी होगा जब प्रैक्टिस बेटर करोगे। पहले का कोऑर्डिनेट तो लिख लिया होगा ना, 0 कॉमा इसका 0 L कॉमा इसका कितना L कॉमा, और इसका बताओ। और फॉर्मूला लिखेंगे एक्सीएम का, लिखा जाए तो सर एक्सीएम इसमें थोड़ा सा L और A के टर्म में आएगा, ये मैं मान रहा हूँ। L और A दोनों आएगा, ध्यान देना, क्योंकि L और A नंबर होता तब तो जुड़ जाता,
अब एक एल अलग में है और ए अलग में, तो एल के ए के टर्म में ही आएगा, वो आप नंबर में आएगा तो और इजीली हो जाएगा आपका। बट अब बताइए एक्सीएम कितना होगा, m 0 प्लस 2m l प्लस 2m l प्लस m 0 अपॉन टोटल मास 2 2 4 2 6। सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हटा दीजिए। 2 ml कितना हो गया, ml ही ml तो आया है इसमें, कहाँ कहाँ ये आएगा, सब x में तो l ही है, x में तो l ही है ना। क्यों भाई, m से m कट गया, 2/3l आया है क्या, XCM। YCM में आते हैं, तो YCM में आएंगे तो देखो ध्यान से, m 0 प्लस 2m 0 प्लस 2m a प्लस m a अपॉन में 6m, ये 0 हटा दो, 2m में m में क्या, 3m में अपॉन 6m, m से m कट गया, 1/6 और a चलेगा, मतलब a/6 आ रहा है ना। अच्छा एक कट a/2, ठीक है, a/2 मतलब XCM YCM मिल गया, तो क्या फाइनली RCM लिख सकते हैं 2/3l a/2, ठीक है, यही आ रहा है आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट लिखने आता है ना भाई, ये भी बताना पड़ेगा, ये तो लिख लोगे कोऑर्डिनेट, इतना तो आता होगा, 9th-10th में पढ़ाया गया होगा। क्या इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। जब x y z तीनों के टर्म में आए, कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ प्लेन वेयर रियल नंबर लाइज, लिख सकते, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे रियल नंबर लाई करता है, मतलब बनाया जाता है। जैसे मान लो मैं पूछूं कि -2 कहाँ पे है, अगर ये x है तो क्या कार्टेशियन सिस्टम में कहीं रहा होगा ना, इसका पोजीशन होगा कहीं, तो उसके पोजीशन को ही हमने x y और z में जब डिसाइड कर दिया तो वही हमारा कहलाएगा प्लेन, किस नाम से, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में x y z आता है। अच्छा एक प्लेन और होता है जिसका नाम है आर्गन प्लेन, नाम सुना होगा आपने, मैथ्स वाले तो जानते होंगे, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में हम इमेजिनरी नंबर को लाई कराते हैं। अब प्लेन वेयर हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक दो ही नंबर होते हैं ना, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल में तो सब आ जाते हैं, जितने इंटीजर पिंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर सब रियल है, बट बस एक इमेजिनरी जिसमें रूट के अंदर माइनस लगा होता है, तो उसको भी तो कहीं लाई कराया जाता होगा, उस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन, ठीक है। उसको हमें मैथ्स वाले ही बस पढ़ते हैं, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में एक चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो इमेजिनरी a + iv के टर्म में ना लिखा जाता है, ऐसे आयोटा लगा के ये आई, ठीक है। तो a + iv इस टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे वो इमेजिनरी के केस में जाता है। और रियल नंबर तो तुम पढ़ते ही हो, तो मेनली रियल नंबर ही पढ़ना है, जिसको कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर। अगर हम केवल दो प्लेन की बात करें तो इसमें x और y आता है। x में x एक्सिस पे लाई करने वाले कोऑर्डिनेट, क्या हम इसको एब्सिका बोलते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहा जाता है। y एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट और x एक्सिस वाले को एब्सिका कहते हैं। ये तुम क्लास 10th या 9th में कहीं पढ़े होगे या नाम सुना होगा। बस इतना नॉलेज अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रखना है, बाकी तो अब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अपने आप में एक चैप्टर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करना है। उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, यहीं पे हो जाएगा तो यहीं कर लेते हैं। बताओ क्या इसमें तीनों आएगा ना, इसीलिए मैं एक्स वाई जेड की बात कर रहा था। ये भी एक कार्टेशियन प्लेन में है, बट इस प्लेन में 3 एक्सिस है, तो क्या तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे इसमें केवल 0,0 लिखा है, तो क्या अब 0,0,0 पे होगा ना, कौन सा होगा, क्या ये वाला, ध्यान देना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। मैं सब ए मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत इसमें हौच पौच दिख रहा है, ये हटा देता हूँ। अब बस समझ जाना कि सब
ये क्यूब है जिस सबका साइड कितना है, ए है। ये मास, इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, हो गया। अच्छा सर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे चले हैं, तो क्या ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। अच्छा सर यहाँ कितना चले हैं, एक्स में ही केवल चले हैं, वाई में चले हैं, जेड में नहीं चले हैं सर, वहीं पे बन गया है वो। ये भी जेड में नहीं चले हैं सर, तो कितना होगा, जीरो कॉमा ए कॉमा, पीछे का सब बन गया। अब आगे वाले पे आए, आगे वाला सब जेड पे चला है, क्योंकि ओरिजिन से आगे निकल गया ना, तो सब जेड में तो आएगा ही आएगा। अब एक्स वाई जीरो हो सकता है, मगर जेड तो सब में रहेगा। तो पहले इसका बताओ, क्या ये एक्स में चला है, नहीं सर एक्स में नहीं चला है, वाई में भी, मगर जेड में ए चला है। अच्छा सर ये कितना, ये सर देखिए एक्स एक्सिस में चला है, तो ए कॉमा वाई में चला है क्या, नहीं सर जेड में तो चला है सर, ए आगे आया है ना भाई मेरे, इतना ही तो आगे आया है ये भी, ए। अच्छा सर इसका बताइए, सर ये एक्स में चला है, हाँ अरे एक्स में चला है, कितना आगे, क्या इतना आगे, ए, तो ए हो गया ये, वाई में भी ऊपर गया है कितना, ए, और जेड में भी ए कॉमा ए कॉमा ए। और ये क्या हुआ, ये बोलो, अरे एक्स में चला है, एक्स में चला है नहीं, देखो ध्यान से, एक्स में तभी चलता जब इस लाइन से इधर उधर होता, ये तो इसी लाइन पे ही ऊपर बन गया ना वाई एक्सिस वाला। तो क्या जीरो वाई में चला है ना, हाँ, और जेड में ए। क्या सबके कोऑर्डिनेट मिल गए तो अब निकाल लोगे ना, बस मेन तो मुद्दा कोऑर्डिनेट ही है। अब कोऑर्डिनेट मिल गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, एक्सीएम का देखो, चलो मास पीछे वाले से स्टार्ट करो, 2m 0 प्लस 2m a हो गया, ध्यान से देखना, प्लस 2m a प्लस 2m 0 प्लस, अब आगे आ जाओ, आगे वाले भी फिर यहाँ से ऐसे चले हो, इसमें भी ऐसे चल लो, कितना है m 0 दिखाई दे रहा है, ये कितना हुआ m a, फिर ये प्लस में m a प्लस ये m 0 अपॉन टोटल मास, पीछे 2 2 4 2 6 2 8 और आगे 4, 8 4 12 m हो जाएगा क्या, 2m 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 4 4 ये 8 हो गए, और m m m m 4 8 4 12, 0 0 0 0, 2 2 4 1 5 और एक 6 m a अपॉन m से m, तो क्या a/2 आएगा, a/2 आएगा। क्या इसी तरह YCM, क्या वो भी a/2 आएगा, आएगा, निकाल लो, निकालना पड़ेगा भाई, देखो सब जोड़िए, 2m 0 प्लस 2m जैसे चले हैं वही वाला मैं ले रहा हूँ, इंटू में 0 प्लस 2m a प्लस 2m a प्लस आगे आ गया m 0 प्लस m 0, ये भी 0 हो गया ना, ये कितना m a प्लस ये कितना आया m, ये a है, a यही लास्ट है ना, अपॉन में 12m, 0 हो गया सर, 0 हो गया सर, 0 हो गया सर, 0 हो गया, 2 2 4 1 5 और एक क्या 6ma/2, 12m कट गया m से m, क्या ये भी a/2 आएगा। x एक्सिस में भी कितना चले, a/2, y एक्सिस में भी कितना चले, तो z एक्सिस में भी कितना चलोगे, a/2। पहले बताओ क्या a/2 चलेंगे, भाई चेक करना पड़ेगा मुझे। अभी देखो मैं बहुत इस क्वेश्चन को ऐसे तो कर रहा हूँ, मगर मैं कितने आसानी से एक लाइन में अभी सॉल्व कर दूंगा, बस अभी आपको समझा रहा हूँ, समझ जाओ, उसके बाद आते हैं। अब ZCM में बताओ, यहीं से चले हैं, बताओ m 0, ये कितना 2m 0 2m 0,
पीछे से ही तो चल रहे हैं 2। अरे चलो सब जीरो ही है तो क्या मतलब, 2m0 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 हो गए। और आगे वाले में देखो क्या सब में a है, सब में a है ना, तो क्या ये 4m हो जाएंगे डायरेक्ट लिख दे। अरे ma क्या 4ma अपॉन में 12m, क्या ये खत्म, 4m में अपॉन 12m, m से m कट गया, a बाई, देखा आपने क्या ये a/2 आया? नहीं, इसलिए नहीं आया ना क्योंकि पीछे वाला भारी है। अरे पीछे सब 2m के प्लेट लगे हैं और आगे किसके लगे हैं, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास क्या इसी की तरफ जाएगा ना, तो ओरिजिन यही है, ओरिजिन तो पीछे वाला ही माना है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास क्या उसी की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उससे ही तो तुम निकाले हो कितने डिस्टेंस पे, तो पीछे वाले से कितने डिस्टेंस पे आगे आएगा, ओनली a/3 पे, तो आगे वाले से कितना होगा, मतलब इस वाले मास से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो टोटल डिस्टेंस ये कितना है a, अरे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है a, और इधर से कितना आया है a/3, तो क्या a माइनस a/3 कर दें, तो 3a माइनस a कितना हो जाएगा 2a/3, मतलब इधर से जाएंगे तो 2a/3, उधर से आएंगे तो a/3, और x एक्सिस में कितना है तो a/2, y एक्सिस में कितना है a/2, हो गया। अब सुनो इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो और समझो पहले क्या मैं कहना चाहता हूँ और कैसे मैं सॉल्व कर सकता। मेरे पास इधर एक प्लेट है, बस ऐसे समझना, इधर एक प्लेट है, मेरे पास इधर एक प्लेट है, दो प्लेट, इधर सारे मास थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा चलो इधर इधर के प्लेट को छोड़ो, अभी पहले ऊपर और नीचे वाले प्लेट को ले लो, ऊपर और नीचे वाले प्लेट को लो। ऊपर एक प्लेट है और नीचे एक प्लेट है, दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट एंड राइट में आओ, एक इधर प्लेट है एक इधर प्लेट है, ठीक है, और एक आगे पीछे वाले प्लेट पे आ जाओ। आगे पीछे वाले प्लेट को थोड़ा ऐसे बना दे रहे यूं, आगे वाले प्लेट पे भी मास है और पीछे वाले प्लेट, ये है हमारे पास टोटल प्लेट ना, 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे वाले 2, लेफ्ट राइट वाले 2, आगे पीछे वाले 2, हो गए, हो गए। अब सेंटर ऑफ मास निकालना है तुम्हें, तो सुनो, आगे पीछे वाले प्लेट पे टोटल मास देखो पहले, क्या आगे वाले प्लेट पे m सब मास सेम है, क्या एकदम बीच में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो a है तो कितने पे करेगा a/2 करेगा ना। इसी तरह पीछे वाले पे देखो 2m 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 2m, तो क्या सेंटर मास एकदम बीच में होगा इनके, तो टोटल डिस्टेंस कितना था a, तो कितने पे हो जाएगा a/2 पे हो जाएगा, समझ गया ना इतना। अच्छा अब y वाले एक्सिस में आओ, लेफ्ट मतलब इधर इधर वाले x एक्सिस वाले में आओ, लेफ्ट एंड राइट वाले में, लेफ्ट एंड राइट वाले केस में देखो, इधर देखो 2m 2m इधर सेम है, m सेम है, 2m 2m m इधर भी क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए ना। बस यही आगे पीछे वाला तुम अभी गड़बड़ की हो, बट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर 2m 2m m, तो क्या जितना मास इधर है क्या उतना मास भी इधर है ना, तो दोनों तरफ मास सेम है, तो क्या सेंटर मास एकदम बीच में लाई करेगा, मतलब x एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास, अरे इधर वाला देखो, इधर वाले प्लेट में 2m 2m m 2 2 4 1 5 और 1 6, और इधर भी कितना 6, तो सेंटर ऑफ मास क्या a/2 पे नहीं आएगा x एक्सिस, तो क्या x cm मिल गया, कितना मिला a/2, और y cm क्या ऊपर नीचे वाला होगा, तो ऊपर वाले प्लेट में देखो 2 2 4 5 और 1 6, तो ऊपर वाला कितना हुआ, और नीचे वाला देखो 2 2 4 1 5 और 1 6, तो नीचे भी कितना हुआ, क्या सेम मास हुआ, तो अगर टोटल लेंथ है तो सेंटर ऑफ मास किस पे होगा, तो क्या y cm भी तो मिल गया, और z cm आओ, z cm क्या आगे पीछे है, यही गड़बड़ कर दियो, पहले यही था, पीछे कितना है 4m नहीं 8m, 2 2 4 2 6 2 8, और आगे कितना है, तो सेंटर मास के पीछे वाले की तरफ ही तो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है
अरे यही तो ए टाइम ओरिजिन पे है, पीछे वाला ही तो ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन पे है तो इसी से तो आगे आना है, तो इससे आगे आना है, तो क्या ये जीरो हो गया? तो क्या 4m इंटू ए अपॉन m1 प्लस, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या 4, ये कितना हो जाएगा 4m ए अपॉन m से m कट गया a बाई, तो क्या ये ZCM मिल गया? तो उतना करने से अच्छा क्या ये कॉन्सेप्ट लगा दे तो नहीं हो जाएगा? आप वैसे ही कर रहे थे, सेम कहानी यहाँ भी हो गई। बस आपको यही समझना था मासेस को अरेंज करना कि कैसे आप अरेंज कर रहे हो। मैंने सबको पॉइंट मास मान लिया, पूरे सिस्टम को। पीछे 4 मास लगे थे, इन 4 को मैंने 1 बना दिया। कितना हो गया? 6 पीछे वाले, सॉरी 8 पीछे वाले हो गए, और आगे वाले कितने हो गए? 4। टोटल डिस्टेंस है कितना? a। तो हमने बोला कि पीछे वाला ही तो ओरिजिन पे है, तो जाहिर सी बात है यहीं से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो यहाँ से निकालना होता है, तो क्या इसको 0 मान लेते हैं? तो फॉर्मूला क्या बनता है? m इंटू में जो डिस्टेंस होता है, तो m इंटू जो डिस्टेंस है अपॉन m1 प्लस m2, यही तो बनता है। इधर से निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यही नोट करेंगे, वो तो बस ऐसे बकवास आपको समझना था। चलिए अब बताइए, अब क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो बन सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब अभी बेसिक तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन अभी लीजिए। चलिए ये थोड़ा सा बुकिस लैंग्वेज से क्वेश्चन एक देते हैं, फिगर से तो अब आप कर लेंगे। एकदम एक बराबर है ये। इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है। L मत लो, नंबर लो, रुको क्वेश्चन ही दे देते हैं। ये थोड़ा PYQ टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया हूँ, M1R1 इज इक्वल टू M2R2, अभी उस पर क्वेश्चन नहीं किया गया। ये लिखिएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप प्लेट फ्रॉम ओ से निकालना है, और ओ पॉइंट यहाँ दिया गया है। हमसे बोला फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट, ये प्लेट है, ध्यान देना, प्लेट है। प्लेट का मतलब समझ रहे हो ना, एरिया किस पे फैला है? सरफेस पे। कोई नहीं, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, आप कर सकते हो ऐसे ही जैसे तुम्हें बताया गया है। सुनो, यहाँ पे इसका डिस्टेंस दे रखा है सर, कितना मीटर है? 2 मीटर। और बात नहीं, यहाँ डिस्टेंस दिया है सर 3 मीटर। इधर भी कितने मीटर का है? 3 मीटर। और सर इसका विड्थ दे रखा है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे रखा है सर 6 मीटर। हमसे बोला है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ से निकालना है? ओ हम कहीं से रख सकते हैं ना, उसने क्वेश्चन में वो बना दे, ओ मतलब ओरिजिन, वहीं से तुम्हें सेलेक्ट करना है सेंटर ऑफ मास। क्या बता सकते हैं आप? थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं। ये सब मिटा देना भाई, तो हो गया होगा इस। जल्दी बताइए, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, क्या होगा आंसर? वीडियो चल रहा है, बंद हो गया? जल्दी बताओ, इसका आंसर सोच लो, एक बार देख लो, क्या अगर आप बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे।
आया कुछ समझ में आया नहीं? देखो सुनो, आप समझ नहीं पा रहे हो ना, यही बात मुद्दा है। पढ़े होते अगर ना पहले, थोड़ा सा इतना हिंट देने पे आ गया होता। पहले बताओ, ये मासेस, ये कॉन्टिन्यूअस मास है ना, हमें मास नहीं पता है सर, मास तो हमें पता नहीं है। ये इतना मान लो एक रॉड है, चलो मान लेते हैं प्लेट दिया है, प्लेट ही है, इतना एक प्लेट है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? क्या एकदम बीचों बीच में यहाँ होगा? होगा ना? क्यों सर बीच में होगा? क्योंकि तीन तीन कितना है? अरे तीन इधर निकला है, तीन इधर निकला है, और टोटल लेंथ कितना है? दो। तो एक नीचे इधर आएंगे, एक नीचे इधर जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी इक्वल, नीचे भी इक्वल, इधर भी इक्वल, इधर भी इक्वल, तो क्या एकदम बीच में होगा? होगा ना? तो इसको मान लेते हैं O1। अभी कितना मास होगा वही तो यहाँ पे लाई करेगा। O1 पहले वाले शेप का सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब दूसरे वाले शेप का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ लाई करेगा? क्या यहाँ कर जाएगा? अरे इसी के कहीं बीच में तो करेगा, क्योंकि ये 6 है और ये 2 है, क्या एकदम बीच में कहीं करेगा? तो सर यहाँ कहीं करेगा O2। बट कितना मास है पता है हमें? नहीं। हम निकाल सकते हैं भाई मेरे, कैसे थोड़ा बताओ। क्या सरफेस पे फैला है तो सिग्मा तो निकाल सकते हो। इसकी सरफेस मास डेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया कितना होगा इसका? 3 3 6 2 8। क्या लेंथ 8 हो गया? और ये कितना हो गया? ब्रेथ 2। 8 2 16। अरे रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? 8 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या 16 हो गया। देन मास कितना आया? 16 इंटू, ये सिग्मा है, 16 इंटू सिग्मा आया क्या? ये पहले वाले का मास। क्या यहीं पे लाई करेगा? वो यहीं पे लाई करेगा ये मास। सिग्मा केवल लिखा हूँ। अच्छा, ये भी प्लेट उसी मटेरियल से बना है, उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी, तो इसके लिए तो सिग्मा तो वही रहेगा। तो इसका सिग्मा सर कैसे निकालेंगे? तो मास पर यूनिट सिग्मा वही रहेगा, मगर मास क्योंकि एरिया बदल गया है, तो एरिया इसका कितना होगा? 6 और 2। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ जोड़ना नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 2 जा 12। तो क्या यहाँ से मास इसका कितना आएगा? सिग्मा इंटू 12 सिग्मा आएगा। क्या O2 पे लाई करेगा ये मास? तो अब बस 2 पॉइंट बन गए भाई मेरे। O1 और O1 पे कितना मास है? 16 सिग्मा। और O2 पे कितना है? 12 सिग्मा। हो गया? हो गया। और हमें ओरिजिन उसने दे दिया है, कौन सा पॉइंट? O। तो O से ये कितने डिस्टेंस पे है? अरे ये टोटल 2 है, तो क्या 1 रहा होगा? तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? पोजीशन मिल रहा है ये, क्या 1 मीटर हो गया? मीटर है तो मीटर में। और O से ये कितना रहा होगा? देखो, 1 2 और ये तो 5 हो गया, 3 2। तो क्या यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस इसका कितना रहा होगा? 5 मीटर। तो निकल गया। क्या YCM ही निकालना है? देन YCM इज इक्वल टू सर M1, ये है ना, कितना है? 16 सिग्मा इंटू में ओरिजिन से कितने पोजीशन पे है? 1 प्लस दूसरा कितना है? 12 सिग्मा ओरिजिन से कितने पोजीशन पे है? 5 इंटू करते चलना, अपॉन में टोटल 16 और 12 कितना होगा? 18 सिग्मा। ऊपर जोड़ेंगे तो क्या 16 सिग्मा प्लस 12 में 5 का कितना हो जाएगा? 60। सिग्मा और 6 मेरा एक ही जैसे बन जा रहा है, यही गड़बड़ हो जा रहा है। और इसमें केवल 6 ही आ ही रहा है। ये 60 होगा ना, फिर 6 आ गया, अपॉन में नीचे 28 सिग्मा। जोड़ दो भाई, 76 फिर 6 आया, 28 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कट गया, क्या YCM मिल गया? 76 अपॉन 28। अब उसको डिवाइड कर लेना, फ्रैक्शन में ही आएगा, क्योंकि O से पूछा है ना, O से पूछा है ना। अब अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गया। अब आंसर में, एक सेकंड में आपको बता दूं आंसर में क्या आ रहा है। आंसर में आ रहा है 2.71, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.71 आएगा भाई,
28 से 2 बार में 56 जाएगा, तो जाहिर से 2 ही बार में जाएगा, 3 बार में तो जाएगा नहीं, तो 2.71 आएगा आंसर। आंसर सही है। बट एक बार सोचो कि क्या तुम ऐसा सोचे थे सिग्मा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, आप ऐसा सोचे नहीं थे। मैंने आपको बोला आपको फॉर्मूला वही लग रहा है, M1 D1 M2 D M1 R1 M2 R2 लग यही रहा है, बस लगाने का तरीका बदल जा रहा है। अभी सोचो ये रॉड होता तो क्या सिग्मा की जगह पे L ले देते हैं, सिग्मा की जगह पे L ले लेते हैं। मान लो अब मैं वायर से T बना दूं ऐसे, और मैं पूछूं कि बताओ अब इसका सेंटर, वायर से बनाया हूँ तो वायर से बनाया तो क्या उसमें मास एरिया पे होगा? नहीं सर, किस पे होगा? लेंथ पे। मैंने पूछा था ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, तो सेंटर ऑफ मास कहीं देखो, अगर ऊपर वाले का देख रहे हैं नीचे वाला, तो जाहिर से थे ऊपर वाला ही तो भारी है, तो क्या यहीं पे कहीं लाई करेगा ना, तो यहाँ से कितना हमें निकालना पड़ेगा, तो एक किसी को ओरिजिन पे मानना पड़ेगा ना, या तो इस एक्सिस को मानो या तो इस एक्सिस को मानो। समझ गए? तो बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में यही ध्यान देना कि आपने ओरिजिन कहाँ से मानना है। क्वेश्चन इसमें दे दिया, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, करके लाइएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक एल शेप है, ठीक है, जिसका टोटल मास है 3 kg का। एल शेप है, ऐसे बना है, जिसका टोटल मास है 3 kg का, ठीक है। ये फिगर में सारा इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। इस पॉइंट का ये ओरिजिन लिया गया है ऐसे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, लिखते चलिएगा। इसका कोऑर्डिनेट है नहीं दिया है, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है 1,1, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है 2,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2,1, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 1,2, और यहाँ का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता ही चल गया 0, क्या रहा होगा 2। तो यहाँ का भी बता सकते हो क्या रहा होगा, और यहाँ का भी इतना दे दिया तो हेल्प ही कर दिया। ये A है, पॉइंट का नाम है, ये B है, ये हमारा D है, ये हमारा E है, और ये हमारा F है, ठीक है। हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। ये लेमिना है, ध्यान देना, लेमिना मतलब सीट है पूरा, जैसे ये सीट था, और ये ऐसे एल शेप में बना था, बट उसको उसने ऐसे लाइन बना के बता दिया है कि सब जो बन रहे हैं ना, ये एक एक स्क्वायर बन रहे हैं। क्या इसका लेंथ 1 है, ब्रेथ भी कितना है 1, इसका भी लेंथ कितना है 1, और ब्रेथ भी कितना है 1, इसका भी लेंथ कितना है 1, और ब्रेथ कितना है 1, मतलब क्या सब स्क्वायर शेप में है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो बीच में लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी बीच में लाई करेगा, और इसका भी सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। तो क्या 3 मिल गए हैं, C1 C2 C3, तो अब इन तीनों का कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ करेगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना पड़ेगा ना, कहाँ से, ओरिजिन से ना। समझ गए? तो C1 C2 C3 कोऑर्डिनेट बता दिए, अब बस वही निकाल लो, करके लाना इस क्वेश्चन को। बाकी हम बात करेंगे कल कोशिश किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस आधा निपटा दिया जाए।